भारतीय राजनीति में जो चंद युवा नेता पिछले एक दशक के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए, उन्हीं में से एक हैं नीतीश कुमार। 1975 में जेपी आंदोलन से अपना राजनीतिक सफर शुरू करने वाले नीतीश कुमार का जन्म पटना जिले के बख्तियारपुर गांव में 1 मार्च 1951 को हुआ। पटना इंजीनियरिंग कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया और समाजवादी आंदोलन से जुड़ गए। 1985 में पहली बार नीतीश बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और 1987 में उन्हें युवा लोक दल का अध्यक्ष बनाया गया। जनता दल के गठन के बाद 1989 में उन्हें बिहार जनता दल का महासचिव अपॉइंट किया गया और इसी साल वे बाढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से पहली बार सांसद भी चुने गए। अप्रैल 1990 में वीपी सिंह मंत्रिमंडल में उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया। 1991 में वे दूसरी बार सांसद चुने गए। उन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती जग जाहिर थी, लेकिन बदलते राजनीतिक समीकरणों और अहम के टकराव के कारण लालू नीतीश की जोड़ी कायम नहीं रह पाई। दोनों नेताओं के बीच उभरे मतभेद यहां तक पहुंचे कि 1995 में नीतीश ने जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में लालू यादव से नाराज कई और जनता दल नेताओं के साथ मिलकर समता पार्टी बना ली। 1996 के आम चुनाव में समता पार्टी के टिकट पर एक बार फिर वो सांसद चुने गए। लालू यादव के चारा घोटाले में फंसने के बाद पैदा हुई राजनीतिक परिस्थिति का फायदा उठाकर उन्होंने मजबूत राजनीतिक आधार तैयार कर लिया। नतीजतन इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा समता गठबंधन को बिहार में अच्छी सफलता मिली और कुल मिलाकर उनकी पार्टी को 12 सीटें मिली। पिछले दिनों जब केंद्र में वाजपेयी सरकार बनी तो उन्हें रेल मंत्री बनाया गया। बहरहाल नीतीश कुमार भारतीय रेल की दशा सुधारने के दावे के साथ अपने काम में जुट गए हैं। तो नीतीश जी, अब तो आप रेल मंत्री बन गए हैं देश के। पहले भी तमाम रेल मंत्री रहे, आपके अपने नेता जॉर्ज फर्नांडिस भी रेल मंत्री रहे, लेकिन माधवराव सिंधिया के अलावा और किसी के कार्यकाल को उतना याद नहीं किया जाता। आप ऐसा क्या कुछ करेंगे कि लोग आपके कार्यकाल को याद करें कि हाँ भाई, नीतीश कुमार जैसा भी कोई रेल मंत्री आया था? मैं नहीं जानता हूँ कि मैं क्या कर पाऊंगा, मुझको किस रूप में जनता लेगी, लेकिन जब से मैं आया हूँ मेरी एक ही इच्छा है और रेल को देखने का मेरा नज़रिया रेल मंत्री के रूप में नहीं, एक रेल यात्री के रूप में। रेल यात्री के रूप में हमारे अपने अनुभव हैं। मैं उन अनुभवों के आधार पर रेल को दुरुस्त करने का प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा, रेलवे में तो ज़बरदस्त भ्रष्टाचार लोग कहते हैं इस विभाग में है, इतना बड़ा महकमा है। आपके बारे में है कि बड़े ईमानदार पॉलिटिशियन और सीधे साधे हैं, तो आप कुछ कर पाएंगे? कुछ ऐसी छड़ी डंडा घुमा पाएंगे? तो सीधे साधे होने का मतलब थोड़ी है कि काम में कोई कमजोर होता है। काम में तो शक्ति होगी। सीधा आदमी व्यवहार से होता है और हम सीधे साधे हैं, इसका मतलब हम व्यवहार से सीधे साधे हैं। लेकिन कोई गड़बड़ी करेगा तो मैं उसको बर्दाश्त करूंगा? मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं, ये तो हर मंत्री कहता है रेल मंत्री बनने पे, रेल सुविधाओं को बेहतर बनाना, यात्री सुविधाओं को बढ़ाना, लेकिन आखिरी में कुछ नहीं होता क्योंकि इतना बड़ा महकमा है ये, इतने लोग हैं इसमें कि बेचारा रेल मंत्री कुछ चाहते हुए भी नहीं कर पाता। अगर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव या बिल्कुल वो एकदम से जुट नहीं जाता है कुछ करने के लिए, ये सब परिस्थितियों में आप कुछ कर पाएंगे, इसमें मुझे थोड़ा शक होता है। अब आपकी शुभकामना चाहिए और इच्छा शक्ति भी चाहिए, तो मेरी इच्छा है कि हम इसको कुछ दुरुस्त करें। और सबसे पहले तो नियुक्ति के मामले में बड़ी शिकायत हो रही थी चारों तरफ से, तो हमने सिर्फ नियुक्ति पर रोक नहीं लगाई है, बल्कि नियुक्ति पारदर्शी हो, विश्वसनीय हो, मेरिट के आधार पर लोगों का चयन हो, उसमें गड़बड़ी नहीं हो, इसके लिए हमने काम शुरू कर दिया। हमारे राज्य मंत्री श्री राम नाईक जी भी साथ में बैठे और रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी रहे और फिर हम लोगों ने उस पर अपने नया सिस्टम विचार लगा रहे हैं, वरना उसी तरह पैसे देके जरूर एकदम नया सिस्टम आएगा। मुझको 15 दिन का वक्त दीजिए, नया सिस्टम नियुक्ति के मामले में आपके सामने आएगा। और 30 अप्रैल तक हमने नियुक्तियों में रोक लगाई है। इसका मतलब है कि 30 अप्रैल के पहले सब कुछ दुरुस्त किया जाएगा। इसलिए इस जवाब को संक्षिप्त करते हुए, रेलवे के सामने चुनौती, रेलवे की आज की स्थिति और रेलवे की समस्याएं, इससे लोगों की अपेक्षाएं, इन सब चीजों को लेकर के हम एक स्टेटस पेपर तैयार कर रहे हैं और देश भर में हम लोग इस पर बहस चलवाएंगे और सब लोग जानेंगे और सब लोगों का कुछ सहयोग होगा
तो हम समझते हैं शायद कुछ सुधार हो। इस स्टेटस पेपर में आप जो पुराने रेल मंत्रियों की घोषणाएं हैं, खासतौर से जो आपसे बिल्कुल पहले थे रामविलास पासवान, उनकी घोषणाओं के बारे में भी कोई स्टेटस रिपोर्ट देंगे कि वो कितनी घोषणाएं सही थी, कितने उद्घाटन जो होने वाले थे? स्टेटस पेपर थोड़ा पॉलिसी को लेकर के, और उसमें वो बातें आएंगी, एक सिद्धांत के रूप में वो बातें आएंगी, लेकिन जहां तक प्रोजेक्ट्स की बात है तो अलग अलग प्रोजेक्ट्स की अलग अलग स्थिति है। तो उन प्रोजेक्ट्स की अद्यतन स्थिति के बारे में भी हम लोग एक दस्तावेज बना के उसको भी लोगों के सामने लाएंगे, लेकिन पहले स्टेटस पेपर ज़्यादा जरूरी है, उसको रख लेंगे। और ये हम लोगों की इच्छा है कि बजट के पहले इसको हम पूरा कर लें। नहीं, जैसे आपके पहले जो मिनिस्टर थे रामविलास पासवान जी, उन्हें शिलान्यास मंत्री का नाम लोगों ने दे दिया था, पोजीशन वालों ने। इतनी रेलवे लाइन का शिलान्यास किया, उद्घाटन बाद में शिलान्यास इतना हुआ कि जो है वो रेलवे लाइन पे लालू प्रसाद यादव का तो ये कहना था कि अगर जितनी घोषणा किया है रामविलास पासवान ने बिहार में रेलवे लाइन लगाने के लिए, तो खेती लायक जमीन ही नहीं बचेगी, सब जगह रेल की पटरी बिछ जाएगी। देखिए, इस बात पर मैं कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अलग अलग योजनाओं की क्या स्थिति है, किसका सर्वे हो रहा है, किसका सर्वे के बाद वो प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है, नहीं हुआ है, बगैर सैंक्शन हुए, बगैर स्वीकृति के कोई शिलान्यास हुआ है, काम का शिलान्यास हुआ है या सर्वे का शिलान्यास हुआ है, इन सब बातों की चर्चा लोग जानकारी सर्वे का भी शिलान्यास हुआ क्या? जो भी स्थिति होगी, इन सब बातों को लोगों के सामने, आप कहना नहीं चाह रहे, लोगों के सामने इसको ला दिया जाएगा। लोग जानना चाहेंगे तो इसमें एक पारदर्शिता होगी। अच्छा, अभी आपने कहा कि रेलवे में जो यात्री सुविधाएं उनको बढ़ाएंगे, लेकिन जो रेलवे की कैटरिंग सर्विस, जिस तरह का खाना रेलवे में दिया जाता है, उससे लोग एकदम त्रस्त हैं। और एक मजाक में कहा जाता है कि अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई एकता का सचमुच परिचय देता है तो रेलवे देती, भारतीय रेलवे, क्योंकि जितनी खराब चाय उसको कश्मीर में, जम्मू में मिलेगी रेलवे स्टेशन पे, उतनी खराब उसको त्रिवेंद्रम में भी मिलेगी। पूरे देश में घटिया खाना, घटिया चाय, प्लेटफॉर्म पे घटिया सामान मिलना, ये इस मामले में भारत एकदम समानता है इंडियन रेलवे में। नहीं, बिल्कुल पूरे देश को सही बात है। हम बिल्कुल असंतुष्ट हैं। अभी तो 15 दिन भी नहीं मुश्किल से हुआ है हमारे सरकार में आए हुए। रेल यात्री के अनुभव हमारे लिए ताजे हैं, और जो मैंने एक रेल यात्री के रूप में महसूस किया उसको मैं भूल नहीं सकता हूं। और जो आप बता रहे हैं वही मेरा अनुभव है, उससे बिल्कुल ही असंतुष्ट हम हैं, और प्रतिदिन हम चाह रहे हैं कि इसमें सुधार आए। हमने लोगों को कहा है कि इसमें सुधार लाइए, और इसके लिए जो कोई भी कार्रवाई करनी होगी हम करेंगे। जैसे रिजर्वेशन में लोगों को बड़ी दिक्कत आती है, पता ही चलता है कि जहां भी जिस ट्रेन का पूछना जाओ, पता चला कि सीट अवेलेबल नहीं है, सब जो है भर गई हैं, कोई जगह नहीं है। लेकिन जब प्लेटफार्म पे इधर उधर देखो तो कोई कुली आपके पास आ जाएगा कि इतने पैसे दे दो, कोई दलाल आपके पास आ जाएगा, बाहर ट्रैवल एजेंट्स काम करते हैं, वो पैसे लेके देते हैं और आपको आराम से सीट उसमें मिल जाती है। तो ये जो दलाली जो है रिजर्वेशन में, इसको तो खत्म करना ही होगा, हर हालत में खत्म करना होगा। इसके सरप्राइज चेक करें। और मैंने कहा है कि इनकॉग्निटो, ये तो ब्रह्मा की तरह शाश्वत है। अब रेलवे रिजर्वेशन में दलाली खत्म हो जाए, कुछ चीजें ऐसी हैं कि उसके लिए तो हम 15 दिन में क्या आपको बता सकते हैं। लेकिन मैंने इतना जरूर कहा है कि भाई इनकॉग्निटो आप लोग घूमिए, छापा मारिए, देखिए, स्थिति में सुधार आएगा। अगर एक बार सख्ती हो, एक बार चारों तरफ से लगातार निरंतर सतर्कता हो, तो कुछ तो बेहतर स्थिति होगी। कुछ लोग तो महसूस करें, या तो स्थिति बेहतर होगी। छापे कौन मारेंगे? वही आपके रेलवे के अफसर जिनको खुद उस कमाई में हिस्सा मिलता है। नहीं, कोई जरूरी नहीं है। देखिए, हर कर्मचारी को हमें दोषी नहीं करार देना चाहिए। हर कर्मचारी दोषी नहीं है, अच्छे लोगों की कमी नहीं है, ईमानदार लोगों की कमी नहीं है। जरूरत है ईमानदारी के माहौल को बनाना और उस वातावरण को मजबूत करना। एक और बहुत बड़ी समस्या रेलवे के साथ ही है कि आपकी जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो इतनी खराब हो चुकी हैं कि जो सुपर फास्ट ट्रेन हैं उनको 90-100 के ऊपर आप ले जा नहीं पाते हैं। और नतीजन है कि जिन गाड़ियों में करीब 2-3-4-5 घंटे में सफर पूरा हो जाना चाहिए, वो 8-8, 9-9, 10-10 घंटे लग जाते हैं। नहीं, वो एक भिन्न स्थिति है। देखिए, ट्रैक रिन्यूअल की जहां तक बात है, वही मैंने पहले कहा आपको चर्चा में, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, सबसे अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। ट्रैक रिन्यूअल में कुछ ट्रैक के बदले जाने के मामले में हमने देखा है कि थोड़ा बैकलॉग हो गया। चूंकि पैसा सीमित है, उसको गेज कन्वर्सन में लगाया गया ज़्यादा।
तो इस तरह से एक स्टेटस पेपर में सारी बातें आएंगी। ये देखा गया कि जो भी रेल मंत्री आता है उसका टोटल अटेंशन जो है सुपरफास्ट ट्रेन पे होता है और बड़ी बड़ी लंबी दूरी की गाड़ियों का होता है। और वो जो छोटी छोटी पैसेंजर ट्रेन, शटल ट्रेन जो चलती हैं, उनकी हालत इतनी खराब है कि सीटें तक टूट गई हैं, क्योंकि उसमें अब आप भी नहीं बैठते होंगे, 3-4 टर्म से MP हैं, दूसरी बार मिनिस्टर हुए हैं, तो शटल और पैसेंजर ट्रेन में तो आप भी नहीं बैठे होंगे, मैं मानता हूँ। उनकी हालत बहुत खराब है, जिनमें दूधिये चलते हैं, साइकिल लेके लोग चलते हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। वो हमारा थ्रस्ट एरिया होगा। और आप जो कह रहे हैं ये हालत सही है, खास करके जो लोकल ट्रेन चलती हैं, सबअर्बन ट्रेन चलती हैं, कुछ बड़े महानगरों के साथ जो ट्रेन चलती हैं वो उनकी स्थिति तो कुछ ठीक है, लेकिन जो छोटे महानगर नहीं हैं लेकिन नगर हैं, बड़े शहर हैं, राजधानियों की जो स्थिति है उसके अगल बगल जो ट्रेन चलती हैं उनकी भी स्थिति ठीक नहीं। ये बात मैं महसूस करता हूँ, एक आम रेल यात्री के रूप में महसूस करता हूँ। उसकी स्थिति बेहतर होनी चाहिए, ये हमारा प्रयास होगा। जो रेलवे एक्सीडेंट्स होते हैं इनको रोकने के लिए आप क्या करेंगे? कोई ऐसा उपाय आपके पास है कि किसी की फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, या कोई ऐसा क्विक एक्शन जैसे कह दिया गया कि साहब दंगे अगर होंगे तो DMSP हटा दिए जाएंगे, उसके बाद काफी कुछ दंगे कंट्रोल हुए। आपने कुछ रेलवे के बारे में सोचा कि अगर दुर्घटना हो तो हम लोग उसको देख रहे हैं, क्विक एक्शन, जवाबदेही तो सुनिश्चित होती है रेलवे में। रेलवे की अपनी एक प्रक्रिया है, इसमें जवाबदेही सुनिश्चित होती है। जांच होती है, जांच के बाद क्या होता है लोगों को पता नहीं चलता। जांच के बाद जवाबदेही भी सुनिश्चित होती है, उसमें एक है अपना उनका मैकेनिज्म बना हुआ। लेकिन जहां तक सवाल है एक्सीडेंट्स का, एक नहीं अनेक कारण है उसका। एक्सीडेंट्स का कारण ह्यूमन फेलियर सबसे बड़ा कारण होता है। नहीं, नीतीश कुमार जी, जैसे ये रेलवे एक्सीडेंट्स की बात कर रहे हैं, लोगों को पता नहीं चलता कि इतनी बड़ी रेल एक्सीडेंट हुई, इतनी ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए, लेकिन बाद में क्या किया रेल मंत्रालय ने, सरकार ने क्या किया। अक्सर लोगों को सिर्फ ये सुनने को मिलता है कि यहाँ पे ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, इतने लोग मारे गए, रेल मंत्री ने जाकर दौरा किया, सारी वहाँ पे जो घायल थे उनसे मिले, जो मृतक थे उनके परिवारों को मुआवजा दिया, और इसके बाद मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दे दिए गए। बस इसके बाद लोग भूल जाते हैं कि रेल दुर्घटना के बाद क्या हुआ। आज तक पता नहीं चला कि उसके बाद क्या कार्रवाई आखिर करती है, इस सेफ्टी के लिए क्या प्रिकॉशंस लेती है रेलवे मिनिस्ट्री। देखिए, सबसे पहले तो हम बता दें कार्रवाई होती है। रेलवे का एक इंटरनल मैकेनिज्म है, कोई भी घटना घटती है तो तुरंत मौके पर सभी अधिकारी जाते हैं, उसको देखते हैं, और फिर एक्सीडेंट के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए एक अधिकारी मुकर्रर है, जो रेल मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार में नहीं है, वो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट में आता है। वो जाकर निष्पक्ष जांच करता है और वो रिपोर्ट देता है, कार्रवाई भी होती है। और सेफ्टी के मामले में कई नए पहलू सामने आ रहे हैं। पहले जितना रेल पर दबाव था उतना कम अब नहीं है, रेल पर दबाव बढ़ता जा रहा है। तो ये बढ़ते हुए दबाव और नई नई परिस्थितियों के अनुकूल सेफ्टी के लिए क्या करना चाहिए, सुझाव देने के लिए और सारे चीज़ों का सम्यक अध्ययन करने के लिए हम लोग एक नई सेफ्टी कमेटी गठित करने का विचार रखते हैं। एक जज साहब की अध्यक्षता में ये कमेटी होगी। नीतीश कुमार जी, लोगों का कहना है कि वाजपेयी जी के चेहरे पर वो मुस्कान नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर बन के मुस्कान आनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि जो उनके एलाइज हैं, जो उनके कोलिशन के पार्टनर हैं, उनके इतने दबाव उनके ऊपर रहते हैं, उनकी ऐसी तलवार लटकाए रहते हैं उनके सर पे कि वो बेचारे उतना कंफर्टेबल नहीं फील कर पाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। एक तो एक नया प्रयोग है और एक पार्टी को तो बहुमत मिला नहीं है, कई पार्टियां हैं, और एक साथ इकट्ठा होकर के सरकार चलाना ये थोड़ा कठिन काम है। और नई संस्कृति विकसित हो रही है देश में, और कुछ तो देश की स्थिति ही ऐसी है कि उसके प्रति चिंता के कारण भी एक शुरू में आदमी महसूस करता है कि इसको हम कैसे जल्दी से जल्दी दुरुस्त करें, तो उसका एक दिमाग पर बोझ होता है। नहीं, लेकिन जो सबसे बड़ी पार्टी है जैसे बीजेपी इस कोलिशन में, इस गवर्नमेंट में, उसके लोगों को इतनी नहीं चल पाती है जितना एलाइज जो है बाहर से जो है हर समय डराते धमकाते रहते हैं। मतलब समता पार्टी आज ना बोल रही हो, लेकिन समता पार्टी का कभी कभी जैसे कुछ होता है तो थोड़ा बहुत तो दिखा देते हैं ना अपना। देखिए, समता पार्टी का तो संबंध और ज़्यादा प्रगाढ़ है, लेकिन किसी भी एलाइज के बारे में ऐसा कहना मुनासिब नहीं है। देखिए, ये कुछ चीज़ें स्वाभाविक होती हैं। एक तो जितनी पार्टियां हैं सबका सीधा भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंध है, तो किस एलआई से क्या बात है ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ही जानता है।
तो उसको लेकर के कई लोगों के साथ, कई एलाइज के साथ एक हमेशा तारतम्य स्थापित करना शुरू में, शुरुआती दौर में कुछ कठिनाई आती है। और हम नहीं समझते हैं कि दबाव की राजनीति चल रही है, और दबाव की राजनीति तो खैर नहीं चलनी चाहिए। नहीं, जैसे अयोध्या जैसे मसलों पे आप लोग भी बंदर घुड़की बीच बीच में देते रहे हैं। जहाँ तक हम लोगों का सवाल है, हम लोगों का दृष्टिकोण प्रारंभ से ही बहुत इस मामले पर स्पष्ट है। जब 1996 में सरकार बनी, भले ही वो सरकार नहीं चल पाई, वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी, तो उस समय जो राष्ट्रपति का अभिभाषण था और जो अटल जी का भाषण था प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार पार्लियामेंट में, तो हम लोग तो बराबर कहते थे कि वही आधार बनेंगे। तो कोई हम लोगों का दबाव नहीं है। ऐसी स्थिति है कि कोई भी पार्टी अपने कार्यक्रमों को और सिर्फ अपने कार्यक्रमों को लागू करने की स्थिति में नहीं। इसलिए हर पार्टी को अपने ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा हटना पड़ेगा ताकि एक कॉमन पोजीशन का निर्माण हो सके, और हम समझते हैं कि राष्ट्रीय एजेंडा वही एक कॉमन पोजीशन है। नहीं, लेकिन बड़ी जल्दी जल्दी लोग रूठ के बैठ जाते हैं, किसी न किसी बात पे कोई रूठ जाता, कोई किसी बात पे रूठ जाता, और ये आगे सिचुएशन और बढ़ने वाली है। ये तो शुरू में ही कुछ हुआ, सरकार बनने के पहले ही जो हुआ, एक आध दिन चिट्ठी प्रकरण को लेकर के, इसके बाद तो मेरी समझ में नहीं है कि कोई रूठा हुआ हो। बल्कि जैसे आपकी पार्टी के जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा कि मिनिस्टर नहीं बनेंगे, मिनिस्टर नहीं बनेंगे, मिनिस्टर नहीं बनेंगे, बाद में डिफेंस मिनिस्टर बन गए। तो ये क्या था? मतलब ये आप बड़ी मिनिस्ट्री वो चाहते थे, कुछ बार्गेन कर रहे थे, या सचमुच ईमानदारी से बात कर रहे थे? हाँ, ईमानदारी से बात कर रहे थे। जॉर्ज साहब मंत्री नहीं बनना चाहते थे, लेकिन मुझको और पार्टी के अन्य लोगों को ये लगा कि नहीं, अगर सरकार में शामिल होना है तो जॉर्ज साहब को शामिल होना चाहिए। उन्होंने एक व्यक्तिगत विचार रखा था, और वो चाहते भी थे कि बाहर रहें, लेकिन हम सब लोगों ने दबाव दिया कि आपको शामिल होना। नहीं, ये प्रेशर डाल के आपने शामिल कराया, या उनकी भी वही वीपी सिंह वाली आदत है कि नाना नाना करके हाँ कर बैठे? इस बार के मामले में तो मैंने खुद और पार्टी के अन्य साथियों ने दबाव डाला है, और उस दबाव में वो गए। नहीं तो क्या वजह थी, क्यों नहीं शामिल होना चाहते? वीपी सिंह की गवर्नमेंट में वो थे, मुरारी साई की गवर्नमेंट में वो थे, तो ऐसा तो नहीं कि शुरू से सत्ता से दूर रहना चाहते हो, कुर्सी उन्हें पसंद ना हो? इस बार नहीं जाना चाहते थे। हम लोगों ने कहा कि आपको शामिल होना होगा। कोई वजह तो होगी, क्यों नहीं जाना चाह रहे थे? बाहर रहना चाहते हैं, बाहर रह के काम करना चाहते हैं। उनकी समझ में था कि बाहर रहकर हम ज्यादा मदद कर सकते हैं इस गठबंधन का। अच्छा, समता पार्टी ने भी बड़ी प्लम पोस्ट, बड़े बड़े पोर्टफोलियोज के लिए बार्गेन किया, जैसे डिफेंस, रेलवेज मिला? नहीं, इसके लिए कोई बार्गेनिंग नहीं हुई। ये तो प्रधानमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र में आता है कि उसको क्या विभाग सौंपते हैं। चॉइस दी थी आप लोगों ने? कोई चॉइस उस ढंग से हम लोगों का नहीं था कि कोई चॉइस हो। जो प्रधानमंत्री जी का प्रेरोगेटिव है, जो विभाग किसी को सौंपे। तो क्या वजह रही, कितने अच्छे अच्छे विभाग आप लोगों को दिए गए? इसमें अच्छा बुरा क्या विभाग होता है? केंद्र सरकार में रह करके वाजपेयी जी के नेतृत्व की सरकार की सहायता करना, उनकी मदद करना सरकार के संचालन में, बस यही है। विभाग कोई बहुत मायने नहीं रखता है। अच्छा, अभी समता पार्टी कोटे से और भी मिनिस्टर बनने वाले हैं? अभी तो प्रधानमंत्री जी बताएंगे ना। नहीं, आप लोगों ने कोई मांग की है? लेकिन जहां तक एक आम समझदारी है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो उस रूप में समता पार्टी भी एक एलाई पार्टी है। अन्य लोगों को जब उसमें और स्थान मिलेगा तो समता पार्टी को भी मिलना ही चाहिए। कहते हैं जो बीजेपी के अपने एमपीज हैं, उनमें बड़ा रेजनमेंट है कि उनको मौका नहीं मिल रहा है जब सत्ता में आए, और एलाइज जो है, किसी के 10 एमपी हैं, किसी के 11 हैं, किसी के 7 हैं, किसी के 5 हैं, उनके 2-2, 3-3, 4-4 मिनिस्टर बनते चले जा रहे हैं। फिर कोई ना कोई भ्रम पैदा हो रहा है। जो ये सत्तारूढ़ गठबंधन है, उसमें 2 बीजेपी और 1 2:1, 2 और 1 का अनुपात लगभग बैठता है। 2 और 1 का अनुपात है भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों का। तो स्वाभाविक है, कई दल हैं सहयोगी दलों में, तो थोड़ा अनुपात मंत्रिपरिषद में इनका बढ़ जाएगा। अच्छा, एक खबर छपी है कि आप लोगों ने एक डेडलाइन सेट कर दी है, ये उसी बार्गेनिंग प्रोसेस में चल रहा है कि साहब रबड़ी देवी की सरकार आपको जो है डिसमिस करनी पड़ेगी 4 महीने के अंदर। शिवानंद तिवारी आपकी पार्टी के कोई है, उनका बयान छपा है। कोई डेडलाइन नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ समता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी की बिहार इकाई भी बिहार के मौजूदा हालात से अवगत है, परिचित है, और दोनों पार्टियों की ये मान्यता है कि बिहार में कानून का राज नहीं है, जंगल का राज है। और हम लोग जब चुनाव लड़ रहे थे तो ये बात बार बार कह रहे थे, और लोगों को ये उम्मीद थी कि जब केंद्र में श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो बिहार के आतंक राज से और जंगल राज से छुटकारा मिलेगा। ये जन आकांक्षा है। लेकिन रही बात व्यक्तिगत रूप से जो हम महसूस करते हैं, क्या ये संभव है कि मंत्री के रूप में मैं उन बातों को कह पाऊं?
क्योंकि अगर किसी सरकार के मंत्री के रूप में अगर कोई बात आप कहते हैं तो उस सरकार पर वो बात आती है। नहीं तो इसको ऐसे कह लें कि मंत्री के रूप में नीतीश कुमार ये नहीं कहना चाहते हैं कि राबड़ी देवी सरकार का डिसमिसल होगा। नीतीश कुमार एज एन इंडिविजुअल, एज ए पॉलिटिशियन ये कह सकते हैं कि जनता से ये बात हमने कही थी, जनता की भावना थी, जन भावना थी कि वहाँ जंगल राज है, इसलिए राबड़ी देवी सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। देखिए, बिहार के लोगों को तो राहत मिलनी चाहिए और ये हम सभी महसूस करते हैं। खास करके जो लालू जी की राजनीति के खिलाफ लड़ करके, संघर्ष करके यहाँ पहुँचे हैं, वो सभी इस बात को महसूस करते हैं कि बिहार की जनता छुटकारा चाहती है और बहुत उम्मीद और आशा भरी नज़रों से दिल्ली की हुकूमत को देख रही है। इसका मतलब कि डिसमिसल हो सकता है। अब उसका रास्ता क्या होगा ये अलग बात है। नहीं, रास्ता उसके रास्ते अलग हो सकते हैं, कई तरीके हो सकते हैं। मतलब उनके एमएलए हम तो नहीं कह सकते हैं कि एकमात्र रास्ता है। एक रास्ता, कई रास्तों में से एक रास्ता यह भी है।